नमस्कार, मैं धर्मराज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। और हम इस समय मौर्य श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज बात करेंगे अभिलेख के बारे में, अशोक के अभिलेखों के बारे में। इसके पहले के वीडियो में मैंने बात की थी अशोक के मृत्यु के बारे में, बड़ा ही दुखदायी मृत्यु हुआ उस महान सम्राट का। साथ ही में हमने अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में बात की थी और परराष्ट्र नीति यानी कि अशोक का विदेशी राज्यों के साथ या अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार था, उसके ऊपर हमने इसके पहले के वीडियो में चर्चा की थी। अब आज हम बात करेंगे अशोक के अभिलेखों के बारे में, जो यदि ना मिलते तो इस महान सम्राट के बारे में हमारी जानकारी अधूरी रह जाती। बहुत ही प्रचुर मात्रा में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। किसी भी अन्य शासक का इतना साक्ष्य या अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ जितना अशोक का साक्ष्य या अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ। 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं और इन अभिलेखों के कारण हमें अशोक के साम्राज्य विस्तार, धर्म और प्रशासन के बारे में पता चलता है। इन्हीं अभिलेखों के बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से अशोक के अभिलेख अशोक के साम्राज्य विस्तार या उसकी साम्राज्य सीमा का निर्धारण करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि अशोक के अभिलेखों में अधिकतर जो बातें थी वो उसके धर्म से और उसके धम्म से जुड़ी हुई बातें होती थी। साथ ही साथ अपने पदाधिकारियों को धर्म प्रचार में, धम्म के प्रचार एवं प्रसार में जो लगाए गए अधिकारी पदाधिकारी थे उनके बारे में चर्चा करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इससे हमें उसके प्रशासन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेखों से हमें साम्राज्य विस्तार, धर्म और प्रशासन, इन तीनों के बारे में जानकारी होती है। अशोक के अभिलेख इतने प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं और इतने प्रामाणिक हैं जिससे प्रभावित होकर D.R. भंडारकर जैसे इतिहासकार ने अशोक का इतिहास ही इन अभिलेखों के आधार पर लिखना शुरू कर दिया था, लिखने का प्रयास भी किया। तो परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लेता है कि वह कौन सा इतिहासकार था जिसने अशोक का इतिहास लिखने के लिए मात्र और मात्र अभिलेखों की सहायता ली थी। ठीक है, तो D.R. भंडारकर थे। ये मैंने वही सारी बातें की कि इतिहास पुनर्निर्माण में हमें ये सहायता प्रदान करते हैं ये अभिलेख। अब थोड़ा सा मैं बात कर लूं कि ये अभिलेख है क्या। अभिलेख कोई सेंटेंस, तथ्य यदि शिला पर लिखा हो, पत्थर पर लिखा हो, प्रस्तर पर लिखा हो तो तब तो वो शिलालेख हो गया। किसी स्तंभ पर, खंभे पर लिखा है तो वो स्तंभ लेख हो गया। कोई सेंटेंस या तथ्य है जो कि खंभे पे लिखा गया हो, जैसे मान लीजिए ये आपका स्तंभ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई तथ्य लिखा हुआ है तो ये स्तंभ लेख हो गया। ठीक है, यदि कोई शिला, चट्टान है, उस पे कोई तथ्य लिखे हुए हैं तो ये शिलालेख हो गया। ठीक है, तो ये मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ संभवतः आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो सबसे भारी समस्या क्या थी कि ये जो अभिलेख थे ये बहुत पुराने लिपि में लिखे हुए थे। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे।
और भाषा शैली थी पाली प्राकृत। ठीक है, तो इनको पढ़ पाना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के ये जो लेख हैं, अभिलेख हैं, इनको पढ़ लिया। ठीक है, उनको इसको समझने में बड़ी सहायता मिली। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के इन अभिलेखों को पढ़ा और सबको बताया। ठीक है, लेकिन जेम्स प्रिंसेप से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, त्रुटि हो गई। और त्रुटि मतलब गलती हो गई। गलती यह हो गई कि उन्होंने अशोक के बजाय किसी अन्य राजा के बारे में यह कह दिया कि ये जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं ये किसी दूसरे राजा के हैं। सिंघल देश का एक राजा है तिस्य, उनके अभिलेख हैं। क्योंकि देवानाम पिये उपाधि जो है वो मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि सिंघल का जो राजा था तिस्य, वो भिक्षु महेंद्र जो कि अशोक के पुत्र थे, जो कि धर्म प्रचारक के रूप में लंका भेजे गए थे, उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और देवा नाम पिये की उपाधि धारण कर ली थी और उसी से फेमस हो गया था। कौन? लंका का राजा तिस्य। तो जब जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को पढ़ा, इन अभिलेखों को पढ़ा, तो ये जो देवा नाम पिये उपाधि है उसका जो है संबंध जोड़ दिया सिंघल के राजा तिस्य के साथ। अब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। अशोक का तो नामो निशान ही मिट जाता है यदि अशोक का बाद में नाम न मिलता, वास्तविक नाम न मिलता मास्की और गुर्जरा लेख से और सिंघली अनुसूची दीपवंश और महावंश से, जिसमें ये जो जो देवा नाम पिये की उपाधि है वो अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। तो दीपवंश और महावंश तथा मास्की का जो लेख है इसने संजीवनी का काम किया अशोक सम्राट के इतिहास के लिए। इससे अशोक का प्रमाण हमें मिल जाता है कि हाँ वो सचमुच में इतने बड़े महान सम्राट थे जो कि पूरे भारत देश पे शासन कर रहे थे और बौद्ध धर्म के लिए बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया था, प्रचार प्रसारित किया था। नहीं तो ये सारा श्रेय किसको जा रहा था? सिंघल देश के राजा तिस्य को जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी भूल थी जेम्स प्रिंसेप से। हालांकि सारे अभिलेखों को पढ़ा इन्होंने ही, लेकिन मात्र ये देवा नाम पिये के कारण, इस उपाधि के कारण ये क्रेडिट राजा तिस्य को जा रही थी जो कि सिंघली देश का राजा था और ये अशोक बेचारे रह जाते। तो ये सारी बातें आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर बताई। अब बात करते हैं। देखिए मास्की का जो लेख है वो 1915 में जब प्राप्त हुआ तो वहाँ पर अशोक नाम वहाँ पे पढ़ा गया। इस मास्की नामक लघु शिलालेख में अशोक का नाम सीधे सीधे अशोक मिलता है। और किन किन लेखों में मिलता है? मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उडेगोलम। और कुछ लोगों का मानना है सन्नाती नाम के लघु शिलालेख में भी अशोक का नाम हमें व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होता है। अशोक ने एक कार्य किया था कि अशोक ने अपना स्वयं का नाम लेखों में नहीं लिखवाया था। ठीक है, वहां पर मात्र देवा नाम पिये दसी नाम की ये जो उपाधि थी, इसी के नाम से जो है वो अपने सारे लेख अभिलेख लिखवाता था। तो बस वही दिक्कत हो गया जेम्स प्रिंसेप को पहचानने के लिए। बाद में जब दीपवंश महावंश पढ़ा गया तो ये पता चला कि ये जो देवानाम उपाधि है देवानाम पिये की, ये अशोक के लिए भी प्रयुक्त की जाती थी। ठीक है, फिर इसके बाद जब मास्की का अभिलेख प्राप्त हो गया तो उसमें सीधे सीधे अशोक के बारे में लिखा हुआ था, अशोक का नाम लिखा हुआ था। तो ये एकदम कन्फर्म हो गया कि जो ये देवानाम पिये उपाधि है ये अशोक की है और ये जितने भी लेख हैं ये अशोक सम्राट का ही लेख है।
तो ये सारा क्लियर हुआ फिर जाकर। अब मैं अशोक के अभिलेखों के विभाजन के बारे में बात करूंगा। देखिए, अभिलेख अशोक के कई हैं और ये अभिलेख 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में मैंने बताया था पत्थर के समान, मतलब शिला होनी चाहिए, बड़ी चट्टान पर जो है कोई तथ्य लिख दिए जाए, वो शिलालेख हो गया। कोई खंभे नुमा या स्तंभ नुमा कोई आकृति है, उस पे जो है तथ्य लिख दिए जाए तो वो स्तंभ लेख हो जाता है। और गुहा लेख पहाड़ को काट कर बनाया गया गुफा, उसकी दीवालों पर लिख दिए जाने वाले तथ्य गुहा लेख कहलाते हैं। तो ये जो अशोक के अभिलेख जो भी प्राप्त हुए हैं वो 3 भागों में बांटे जा सकते हैं: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख में। अब इस शिलालेख को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: बृहत शिलालेख, लघु शिलालेख। स्तंभलेख को भी 2 भागों में बांट सकते हैं: लघु शिलालेख और बृहत स्तंभलेख। लघु स्तंभलेख और बृहत स्तंभलेख। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम शिलालेख के बारे में। प्रस्तर पर उत्कीर्ण, मतलब पत्थर पर उत्कीर्ण तथ्यों को शिलालेख कहते हैं। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है। 8 भिन्न भिन्न स्थानों से ये प्राप्त हुए हैं। इसके पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गिरनार का जो है अभिलेख है ये, और आप देख रहे हैं कि इसकी भाषा शैली, इसका जो है लिपि जो है वो बहुत ही अंतर है। ये देवनागरी लिपि नहीं है, ठीक है। एक गिरनार का जो है अभिलेख है, शिलालेख, हम देख सकते हैं। तो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, मतलब 14 प्रकार की चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं इस मतलब शिलालेख पर। स्तंभलेख की बात अभी नहीं हो रही है, अभी शिलालेख की बात हो रही है। तो ये शिलालेख जो है 8 जगहों से पाए गए हैं, उनका नाम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। शहबाजगढ़ी पेशावर से, जो कि पेशावर का इलाका है, जिला है, और जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मानसहरा, मानसहरा से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो कि हजारा जिले से प्राप्त हुआ है, वो भी इस समय पाकिस्तान में है। तीसरा, कालसी की बात मैंने पिछले वीडियो में मैंने की थी, जो कि देहरादून से प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड का क्षेत्र है ये। चौथा, गिरनार, जो कि काठियावाड़ जिले में स्थित है, जो कि गुजरात का हिस्सा है। पांचवा और छठा जो है वो उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं। धौली, जो कि पुरी जिले से हमको प्राप्त होता है, और जौगढ़ हमें गंजाम जिले से प्राप्त होता है। एरागुड़ी कर्नूल आंध्र प्रदेश से, और सोपारा या सूर पारक थाना क्षेत्र, थाना जिला महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। तो ये 8 शिलालेख आपको मैंने बताया कि ये अशोक के बृहद शिलालेख के ग्रुप में आते हैं। अब इनमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा पृथक कलिंग प्रज्ञापन के बारे में। और ये जो पृथक कलिंग प्रज्ञापन है, ये धौली तथा जौगढ़ के जो लेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, उनको ही कहा जाता है। क्योंकि सभी अभिलेखों में, सभी शिलालेखों में
14 तथ्य समान रूप से लिखे हुए हैं, लेकिन धौली और जौगढ़ में 11वां, 12वां और 13वां जो शिलालेख है, यानी कि 11वां, 12वां और 13वां जो तथ्य है, उसके जगह पर 2 अन्य तथ्य लिखे गए हैं। मतलब ये 11वीं बात और 12वीं और 13वीं जो भी तथ्य रहे होंगे, जैसे कि ये 11वीं, 12वीं और 13वीं तथ्य के स्थान पर धौली और जौगढ़ से जो भी पृथक शिलालेख प्राप्त किए गए हैं, उनमें कुछ अन्य बातें लिखी गई हैं। इन 3 बातों को हटा दिया गया वहां से। ये मैंने ये बृहद शिलालेख के 14 बातें हैं। 14 शिलालेख प्राप्त हुए ना इन बृहद शिलालेखों से। तो 11वीं, 12वीं और 13वीं जो बातें थी, उसको हटाकर 2 अन्य लेख उसमें खोद दिए गए हैं या खुदे हुए हैं, जिसपे कहा गया है कि अशोक अपने शासन नीति के बारे में बता रहा है और उसमें नगर व्यवहारिकों के बारे में बात करता हुआ बताता है कि आप न्याय मामले में उदार रहिए और निष्पक्ष आदेश दिया कीजिए। ठीक, जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ संभवतः आप समझ रहे होंगे उसको। एक शिलालेख है जिसपे 14 तथ्य लिखे हुए हैं, ठीक है, और 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उनमें से धौली और जौगढ़ ऐसे शिलालेख हैं जिनको पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं, और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 11, 12 और 13 ये जो 3 तथ्य हैं, इनको हटाकर वहाँ पे 2 अन्य तथ्य लिख दिए गए हैं, जिनमें अशोक शासन नीति के बारे में, न्याय मामले के बारे में, निष्पक्ष आदेश देने के बारे में नगर व्यवहारिकों को बता रहा है। ऐसी बातें उसमें लिखी हुई है। संभवतः इतना आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं बृहद शिलालेख के अंदर लिखा क्या हुआ है। ये 14 शिलालेख हैं क्या? तो देखिए, जो 14 बातें लिखी गई हैं, उनको बड़े संक्षेप में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। मैं इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं, उसमें कोई भी तथ्य आपको बताने का जब भी मैंने प्रयास किया, वहाँ पर मैंने शिलालेख का उदाहरण दिया है कि इन फला-फला शिलालेख में क्या लिखा हुआ है और इन शिलालेखों से अशोक क्या कहना चाहता है या उसके क्या विचार हमें प्रकट होकर आ रहे हैं सामने, ये सारी बातें। तो पहले शिलालेख में लिखा हुआ है जीव हत्या न करने का आदेश। मतलब अशोक कहता है कि आप जीव हत्या न करें। मनुष्य तथा पशु की चिकित्सा हेतु बातें कही गई हैं दूसरे शिलालेख में। ये सीधे प्रश्न पूछ लेता है, परीक्षाओं में ये सीधे प्रश्न बना के पूछ लेता है कि अशोक के 5वें शिलालेख में क्या कहा गया है, या धम्म महामात्रों की कैसे नियुक्ति की गई है, कौन से शिलालेख में हमें पता चलता है। तो ये सारी बातें यहाँ से आप जब आप इसको तैयार कर लेंगे, तो आप यहाँ से उठने वाले कोई भी प्रश्न होंगे, आप उसका सरलता से जो है उत्तर दे ले जाएंगे। तीसरे शिलालेख में कहा गया है अधिकारियों को प्रत्येक 5वें वर्ष, क्षमा कीजिएगा, प्रत्येक 5वें वर्ष राज्य के दौरे पे जाने का आदेश अशोक देता है। ये जानकारी हमें मिलती है। चौथे शिलालेख में हमें पता चलता है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। भेरी घोष का मतलब होता है युद्ध। युद्ध पे जाने से अच्छा है कि आप धम्म की विजय करें। ये बातें अशोक अपने चौथे शिलालेख में कहता है। 5वें शिलालेख में वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किस लिए करता है? धम्म के प्रचार के लिए और धम्म और धर्म की रक्षा के लिए। जनता की खबर हर हाल में अशोक तक मिलती रहे, ये उसके 6ठे शिलालेख से हमें पता चलता है।
सभी संप्रदाय के लोगों को सभी जगह रहने की अनुमति अशोक देता है। इसकी जानकारी हमें 7वें शिलालेख से पता चलता है। 8वें शिलालेख से हमें पता चलता है कि धम्म यात्रा उसने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष शुरू की थी बोध गया जाकर। ठीक, ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में की हुई हैं। सेवकों के प्रति शिष्टाचार का भाव रखें, इसका आदेश देता है 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में धम्म पालन करने की बात उसने कही है। 11वें में धर्म की चर्चा, धम्म जैसा कोई दान नहीं, धम्म जैसा कोई प्रशंसा नहीं, और धम्म जैसा कोई मित्रता नहीं, इसके बारे में बात अशोक करता है। 12वें शिलालेख में वो किसी के धर्म के बारे में आलोचना न करने का आदेश देता है। मतलब किसी भी धर्म के बारे में आप त्रुटि न निकालें या उसको बुरा भला न कहें, इसके बारे में कहता है। और यही सहिष्णुता का सबसे बड़ा उदाहरण था अशोक के धार्मिक नीति का। 13वें शिलालेख में सबसे प्रसिद्ध बात कलिंग युद्ध की चर्चा हुई है। विदेशी राज्यों के बारे में, वहाँ के राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और धम्म प्रचार के लिए जो प्रचारक भेजे गए, उसके बारे में हमको जानकारी वहाँ से मिलती है। 14वें शिलालेख में देश भर में जो भी अभिलेख अशोक ने खुदवाए थे उसके बारे में वो चर्चा करता है। ऐसी जानकारी हमें 14वें शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ये सारी बातें, ये जो तथ्य हैं, वो हमें शिलालेख, बृहद शिलालेख से हमें प्राप्त होती हैं। अब हम शिलालेख के दूसरे रूप के बारे में बात करेंगे, जो कि लघु शिलालेख कहलाता है। यह भी विभिन्न स्थानों से और काफी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो उनका नाम देखिए। रूपनाथ, जो कि जबलपुर जिले मध्य प्रदेश क्षेत्र से प्राप्त हुए। गुर्जरा का लेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले से। सासाराम बिहार के सासाराम जिले से। भब्रू बैराट जयपुर जिले से, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां से प्राप्त हुआ है। कुछ खास बातें हैं जो कि मैं बताता चलूं। इसकी खोज, इस अभिलेख की खोज 1840 में हुई थी कैप्टन बर्ट द्वारा। इसी में अशोक जो है बुद्ध धर्म के प्रति सम्मान दिखाता है और बुद्धम धम्मम संघम की बात करता है। बुद्ध धम्म और संघ की बात करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो अशोक की आस्था बौद्ध धर्म में दिखाई पड़ती है, इस अभिलेख से हमें ज्ञात होता है, भब्रू बैराट अभिलेख से। मास्की, हम जानते हैं कि इसमें अशोक का वास्तविक नाम हमें दिखाई पड़ा था सर्वप्रथम। इसमें बुद्ध शाक्य के बारे में बात होती है। अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के चित्तलदुर्ग से। सिद्धपुर कर्नाटक के चित्तलदुर्ग से। जटिंग रामेश्वर कर्नाटक के चित्तलदुर्ग से। ये तीनों अभिलेख एक ही जिले से प्राप्त हुए हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। फिर एरागुड़ी, एरागुड़ी का जो अभिलेख है वो आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या खास बात है? खास बात यह है कि यहाँ पर जो लिखावट की जो कला है वो थोड़ा सा अजीब है। वो हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा सा मिलता जुलता है। हड़प्पा सभ्यता में जैसे लिखावट लिखी जाती थी उसी हिसाब से ये भी लिखा हुआ है। इसमें पहले जो है वो बाएं से दाएं लिखावट होती है, फिर इसके बाद दाएं से बाएं। एक बार आप ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे। मतलब कि
एक बार तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है? आपकी जो राइटिंग है ये यहाँ से चलती जाएगी, इस तरीके से होनी चाहिए। फिर आप जब नीचे आएँगे, तो आपकी जो लिखने की शैली होगी वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर जाकर खत्म होगी, ठीक है? तो इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी लिखावट की शैली थी और एरगोड़ी के लेख में भी हमें यही चीज़ दिखाई पड़ती है। यही इसमें खास बात है। फिर गोभी मठ कोपबल नाम का स्थानीय क्षेत्र है जो कि मैसूर जिले में प्राप्त होता है। मैसूर कर्नाटक का क्षेत्र। पालकी गुडू गोभी मठ से 4 मील की दूरी पर है, उसी क्षेत्र में, मैसूर में ही। राजुल मंडगिरी आंध्र प्रदेश के कर्नूल क्षेत्र में। अहरोरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। सारो मारो शहडोल मध्य प्रदेश। पनगुडिया सिहारे मध्य प्रदेश। नेत्तूर मैसूर जिला कर्नाटक। उडेगोलम बेलाडी कर्नाटक। सन्नाती गुलबर्गा कर्नाटक। तो हम देख रहे हैं कि कर्नाटक का क्षेत्र प्रचुर मात्रा में अशोक के अभिलेखों के लिए जाना जा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टार बना रखा है। ये इसलिए कि यहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये जो भी अभिलेख हैं, इसमें अशोक के वास्तविक नाम की चर्चा हुई है। सीधे सीधे अशोक लिखा हुआ है, उन अभिलेखों में अशोक लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें हमने कर ली हैं। अब मैं इसके बाद जो है स्तंभ लेख और गुहा लेखों के बारे में बात करूँगा और परवर्ती मौर्य सम्राटों के बारे में भी बात करनी है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें और पढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।